हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 12th बोर्ड में जितनी भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन हैं या फिर उनकी मैकेनिज़्म हैं। 12th बोर्ड की जितनी भी मैकेनिज़्म आप चाहें किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड, मैं आपके सिलेबस की सभी मैकेनिज़्म को आज एक ही वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप जानते होंगे शायद कि अगर आप सीबीएसई, आईएससी या यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड से हैं और आप चाहते हैं कि मेरे कम से कम 100 आउट ऑफ 70, सॉरी 90, 95, 93 मार्क्स आए हमारे, तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि 20 से 25 मार्क का पोर्शन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आपको करना होता है लगभग। और ऑर्गेनिक में भी अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिले, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पोर्शन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक मैकेनिज्म आपको हर साल एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगी। तो इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म के बेस पर, जितनी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है 12th क्लास के, यूपी, सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड में, मैं सारे मैकेनिज्म को आज एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैकेनिज्म हमें पढ़नी है सबसे पहली, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि SN1 रिएक्शन। ये रिएक्शन जब भी आती है तो मैकेनिज्म के साथ आती है। खैर ये मेनली यूपी बोर्ड में आती है। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, पर कभी पूरी तरीके से मैकेनिज्म नहीं आती कंप्लीट। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा SN1 रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड है हमारे पास CH3, सी, इधर CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। इस कंपाउंड का नाम वैसे ये ग्रुप जो है हमारा नियोब्यूटाइल है, लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड को हम 3 डिग्री भी बोलते हैं। वैसे एक पूरा ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये पूरा क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इस ग्रुप का नाम क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर इसकी रिएक्शन हम KOH से करा दें, KOH से, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, KCl बाहर निकलेगा और OH यहाँ पे लग जाएगा, तो बनेगा हमारे पास CH3, C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, KCl। ये नॉर्मली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो OH होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर कभी कोई न्यूक्लियोफाइल किसी हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का नाम वैसे क्या है, SN1 रिएक्शन। तो हम इसके पहले पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ये नॉर्मल रिएक्शन थी, अब इसके में क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, या फिर बीच में जो भी चीज़ें बनती है वहाँ से लेकर के प्रोडक्ट तक बीच की जो प्रोसेस होती है उसे क्या नाम देते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा स्टेप फर्स्ट। जो हमारी SN1 रिएक्शन, इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में होता है आयोनाइजेशन, यानी कि जो हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसको हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को CH3, C, फिर CH3, नीचे भी CH3 और यहाँ पे क्या आएगा, Cl। ठीक है, अब इसको पहला स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है, क्योंकि पहले स्टेप में होता है आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन हमेशा कैसा रहता है, रिवर्सिबल। इसे आपको याद रखना। और जो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। ठीक है, स्लो स्टेप, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसलिए स्टेप कैसा रहता है, स्लो स्टेप होता है। इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, शायद आपको पता होगा। हमेशा कार्बन क्लोरीन में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स उसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, Cl के पास। तो Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। बाकी पूरे कंपाउंड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी कि बनेगा हमारे पास, इधर जो बनेगा वो होगा CH3, सिंगल बॉन्ड C, फिर CH3, यहाँ पर CH3, इधर क्या आएगा, प्लस। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बोकैटायन। एक ऐसा कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करे और उसका ऑक्टेट पूरा ना हो, उसे क्या नाम दिया गया था, कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर ये 3 मेथाइल ग्रुप इसके पास जुड़े हुए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता था। अगर आपने 11th क्लास को सही से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, जो कि कैसा था, आयोनाइजेशन स्टेप। और दूसरी बात, ये स्टेप स्लो स्टेप था, मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। इस स्टेप में केवल एक रिएक्टेंट पाया जा रहा था। अभी बात करेंगे हम स्टेप सेकेंड की। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, देखिए आप, स्टेप सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, जो बना था हमारे पास ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री, इसको हम दोबारा नीचे लिखेंगे। ये वैसे कार्बोकैटायन होने के साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको दोबारा लिखेंगे हम लोग, जो बना है ये CH3, सिंगल बॉन्ड C, फिर ऊपर CH3, नीचे भी CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस। अगर हम
दोबारा इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं, यानी कि अगर OH माइनस आए तो वो कहाँ अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा, और इसमें आगे क्या बन जाएगा, CH3C, फिर इधर CH3, इधर CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। ये जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। अब जो सेकेंड स्टेप होगा वो कैसा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है, और इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें देखिए आप क्या जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, OH माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको समझना है तो आप लिख लीजिए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी भी जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN1 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन ग्रुप पाए जाते हैं जिनमें प्लस आई इफेक्ट पाया जाता है, यानी कि हिंड्रेंस इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है हिंड्रेंस इफेक्ट, यानी कि भीड़ भाड़। हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, यानी कि बीच यहाँ से बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता ड्यू टू हिंड्रेंस इफेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मतलब कि SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है यानी कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्रंट साइड से अटैक क्यों करता है, बैक से अटैक क्यों नहीं करता, तो उसका रीज़न ये है ड्यू टू हिंड्रेंस इफेक्ट, ठीक है। ये हमारी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये कौन सी है, SN1। नॉर्मल रिएक्शन हमारी थी जो हमने 3 डिग्री अल्कोहल को इतना आसानी से एक स्टेप में बना दिया था, वो वास्तव में कुछ इस तरीके से इतने 2 स्टेप में बनती है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये Cl कहाँ गया, तो आपको बता दूं मैं कि कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में KOH रहा होगा पूरा, केवल OH नहीं होगा। वो K इस Cl को लेकर क्या बना देगा, KCl। वैसे भी बाई प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, घर में इज्जत उसी की होती है जो पैसे कमाते हैं, बाकी सबको इज्जत नहीं दी जाती। यानी कि हमें इज्जत रिस्पेक्ट किसकी करनी है, केवल मेन प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, हमारी SN1 रिएक्शन। अब मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा SN2 रिएक्शन की तरफ। SN1 रिएक्शन के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। सबसे पहली बात है जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दूसरी बात, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेयर एज सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूं, इन स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। उसके बाद लिखा इन स्टेप सेकेंड एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, जबकि सेकंड स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें प्रोसेस होती है रेसिमाइजेशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेसिमाइजेशन किस में होता है, SN1 में होता है या SN2 में होता है, तो हम कई बार गलती करते हैं और SN2 लगा देते हैं। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिए कि जो रेसिमाइजेशन होता है वो हमेशा SN1 में होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन में जैसे मैं यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है SN1, ये जो लिखा है हमारा SN1, इस वन का मतलब ये है कि जब इस रिएक्शन की स्टार्टिंग हुई थी तो हमारे पास केवल एक रिएक्शन था, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है वो केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा। इस वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, इस वजह से रिएक्शन हमारी SN1 होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर होगी। उसके बाद ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर SN1 का मतलब, वन का मतलब ये है कि जो रिएक्शन का रेट है वो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होती है, तो मैं आपको बता दूं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे स्लो होती है। सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, कई बार आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, इसमें आपको डिग्री पहचाननी होती है और उनके बाद बताना होता है कि इनमें किसमें SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। तो आपको बता दूं कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा वो सबसे तेज SN1 रिएक्शन देगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1 वाला। कई बार आपको कंपाउंड दिया जाएगा जैसे कि C4H9Br, और आपसे कहा जाएगा कि आप इसके आइसोमर बनाइए और उसके बाद इसमें आइसोमेरिज्म फाइंड करिए किस, और उसके बाद स्ट्रक्चर जो बने उसमें बताइए कि सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन किसमें होती है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा मेरा एक वीडियो आइसोमेरिज्म वाला देखिए, आपको जरूर आइडिया मिलेगा कि आइसोमेरिज्म के बाद हम कैसे कंपाउंड्स को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम आराम से बता सकते हैं कि वो 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 1 डिग्री होगा। डिग्री निकालना मैंने पहले ही सिखा रखा, आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ अगर, तो हमारा अगले पेज पे मैं बात करता हूँ SN2 रिएक्शन के बारे में। चलिए, अब हमारा नया टॉपिक है SN2 रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मैं आपको SN2 रिएक्शन के बारे में बता दूं कि ये हमेशा 1 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 में उससे फास्ट स्लो, और 3 में सबसे स्लो होती है। तो सबसे पहले एक कंपाउंड लिया हमने CH3CH2Cl। इस कंपाउंड का नाम है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या नाम है इसका, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। फिर से हमें इसकी रिएक्शन KOH से ही करनी है, और यहाँ पर जो बनेगा आगे KCl बाहर निकलेगा और OH यहाँ लग जाएगा, यानी कि बनेगा CH3CH2OH, प्लस में लिखेंगे KCl। ये जो बना इसका नाम अल्कोहल है,
इसको पूरा भारत अच्छे से जानता है, ठीक है, आप भी जान लीजिए, ये अल्कोहल है, ठीक। और भैया ये जो कंपाउंड बना हमने लिया था वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, जो यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ CH3 1 है, इसीलिए कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, SN2 की मैकेनिज्म करेंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में होती है। इस कंपाउंड को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कार्बन बीच में लिखते हैं, इधर CH3, फिर H, इधर भी H, और यहाँ पे Cl। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है CH3 CH2 Cl ही है, पर मैंने बस इसको लिखा इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, OH माइनस। इस रिएक्शन की खास बात कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक ही साथ अटैक करता है, अलग सेकेंड स्टेप में नहीं करता वो। ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से बैक साइड से क्या करेगा, OH माइनस अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ना ही अभी Cl बाहर निकलेगा, ना अभी OH टोटली इसमें जुड़ पाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा बनेगा, C के पास यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा OH, और इस साइड में क्या, सॉरी इसको डॉट से बना दो, इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, डॉट से बनाएंगे। और इधर दूसरी साइड भी इसको डॉट से बनाएंगे Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, इधर क्या आएगा H, नीचे क्या आ जाएगा H। पहले स्टेप में देखिए आप, ना ही अभी Cl बाहर निकला है, ना अभी OH टोटली यहाँ पर जुड़ पाया है, तो इस स्टेट को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। अगले स्टेप पे क्या होगा कि Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमारा अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि C, यहाँ पे क्या रहेगा CH3, इधर H, यहाँ पर भी H आएगा, और इधर क्या लग जाएगा हमारे पास OH, यानी कि बन गया CH3 CH2 OH। ये बन गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। जिसको दिक्कत आए वो इसको CH3 CH2 OH भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस में क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। तो जो SN1 रिएक्शन और SN2 में दोनों में मेन डिफरेंस यही रहता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में, और जो SN2 रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप में होती है। इन दोनों के ऊपर जहाँ देखिए आप याद रखिएगा, जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा है वो कभी 2 स्टेप में नहीं होगी, जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है वो हमेशा 2 स्टेप में होगी। ये बहुत कंफ्यूज करता है, मतलब हम कभी अगर पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें दिक्कत देती हैं। ये हमें अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जो SN2 होगा उसमें 2 स्टेप होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो SN2 होती है उसमें 1 स्टेप होता है, और जो SN1 होता है उसमें 2 स्टेप होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा डीप पढ़िएगा इसको, क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम में इसी की मतलब अंदर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो पूरी मैकेनिज्म डायरेक्ट आ जाती है आपके पास कि SN1 SN2 को डिफाइन करो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, SN2 रिएक्शन कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। जो SN2 रिएक्शन होती है वो केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती है। दूसरी बात, जो हमारे SN2 इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस। SN2 रिएक्शन में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, जबकि SN1 में क्या बन रहा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इन दिस रिएक्शन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। देखिए आप, ये जो कंपाउंड है, ये जैसे कि आप बरसात में छाता लेके बाहर निकलते हैं तो तेज हवा चलने पे वो छाता ऊपर की तरफ खुल जाता है, तो वैसे ही कंपाउंड बना हुआ है, देखिए ये। यानी कि इसमें ये देखिए ये बना हुआ है कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसको, इसी के बेस से इस कंपाउंड, इसको क्या बोला गया कि SN2 रिएक्शन में क्या पाया जाता है, इन्वर्जन पाया जाता है, ठीक है। जो कंपाउंड होता है वो टोटल एक खुली छतरी के जैसा बना होता है। तो जो SN2 रिएक्शन है उसमें इन्वर्जन, और SN1 रिएक्शन में क्या पाया जाता है, रेसिमाइजेशन। इन दो चीज़ों का आप याद रखिएगा। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं यूपी, सॉरी CBSE और SSC बोर्ड में, कि SN2 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन, और फिर से गलत हो गया, SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन पाया जाता है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, कई बार आपको कन्फ्यूजन होगा, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग जरूर आता है। एक चीज़ और आती है कि जो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसका शेप, यानी कि उसके स्ट्रक्चर कैसा, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ये वास्तव में कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ इसको। जैसे हमारे पास एक कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन के पास इधर हम H लगाते हैं इस साइड में, और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग CH3, ठीक है। और यहाँ पर फिर से H लगाते हैं, और इसको डॉट डॉट से ऊपर हम लोग लगाते हैं Cl, ऐसे ही। और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इधर OH, ठीक। ये जो कंपाउंड है इसका जो ज्योमेट्री है इसका नाम क्या दिया जाता है, TBP। ये आपने 11th क्लास में हाइब्रिडेशन में पढ़ा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
ये देखिए एक ट्राइगोनल आपको दिख रहा है, ये दो बाइपिरामिडल हो गए। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता था? sp3d। ये भी आपने पढ़ा होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर जान लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, बाकी चांसेस नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है और उसका ज्योमेट्री यानी कि शेप क्या होता है, तो हम बता सकते हैं क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। दूसरा क्वेश्चन, अभी जैसे कि मैंने SN1 में बताया कि सबसे फास्ट किसमें हो सकती है, तो आपने देखा कि जो SN1 रिएक्शन थी वो सबसे तेज 3 डिग्री में, फिर 2 में, फिर 1 में होती थी। पर जो SN2 रिएक्शन है वो उसका जस्ट अपोजिट होती है। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड में सबसे फास्ट, 2 में उससे स्लो और 3rd में सबसे स्लो होती है। जबकि अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं कि अगर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को जोड़ा गया है किसी भी अल्काइल ग्रुप से, तो उस वक्त वो रिएक्शन किस में सबसे फास्ट होगी? जिसमें आयोडीन जुड़ा हो, जिससे Br जुड़ा हो, जिससे सी जुड़ा हो, या फिर जिससे F जुड़ा हो। तो इसके लिए मैं बता दूं ये सीक्वेंस रहता है, सबसे ज़्यादा आयोडीन जिस अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा उसके लिए SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा जिसमें आयोडीन पाया जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कंपाउंड है हमारे पास ये, यहाँ पर हमने लगा दिया इधर Cl, ठीक है। दूसरे कंपाउंड में हमने यहाँ पे लगा दिया I। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, तो आप बता सकते हैं कि जिसमें आयोडीन जुड़ा होगा, यानी कि जो ये वाला होगा उसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, इसमें क्या होगा? सॉरी, SN2 रिएक्शन इस वाले में फास्ट, इसमें क्या होगी? स्लो होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से सुन लीजिएगा, आयोडीन जिस एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा उसमें SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। ये हमारा था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगली जो हमारी मैकेनिज्म है वो है फ्रीडर क्राफ्ट मैकेनिज्म। ये एक ऐसी मैकेनिज्म जो आपको 11th क्लास में भी काम आएगी, 12th में तो काम आएगा कि वैसे कई सालों से मैकेनिज्म नहीं आई है, पर हम कुछ कह नहीं सकते, हमें पढ़ना जरूरी है तो हम पढ़ सकते हैं इसको। तो अगले नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं फ्रीडर क्राफ्ट मैकेनिज्म के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। मैकेनिज्म से पहले हम जान लेते हैं कि फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है वास्तव में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेंजीन की रिएक्शन फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी होती है फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको फ्राइडल हमको जो पढ़ना है पढ़िए, पर टोटली आप रिएक्शन सही करिए एग्जाम में, ये जरूरी है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करा दें, किससे कराना है हमें? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और एक तरफ हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें? CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए दोनों में जो कंपाउंड है, एक में क्या होगा, यहाँ से बेंजीन से H बाहर निकलेगा, HCl बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? CH3। ये हमारा बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है। और प्लस में क्या निकल जाएगा यहाँ पर? HCl। इधर अगर हम बात करें तो बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? HCl बाहर निकलेगा और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3। बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? COCH3 और प्लस में क्या निकल जाएगा? HCl। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है एल्काइल बेंजीन। क्या नाम है? एल्काइल बेंजीन। वैसे इसका एक्चुअल नेम मेथिल बेंजीन या फिर टालविन है, पर कॉमनली इसका नाम क्या है? एल्काइल बेंजीन। और इसका नाम क्या है? एसाइल बेंजीन, एसिल बेंजीन, जो कि कीटोन है वास्तव में एक, ठीक है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन अगर हम CH3Cl यानी कि अल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराएं और अल्काइल बेंजीन बन जाए, तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर हम इधर बात करें, अगर कभी बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई जाए? एसिल हैलाइड से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और क्या बन जाए? एसाइल बेंजीन बन जाए, तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन की, उसके बाद हम किसकी पढ़ेंगे? फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए देखते हैं फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करा दें, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन का यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और वो इस Cl को लेकर क्या बना देगा? HCl। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CH3, ठीक है। यहाँ हम क्या लगा देंगे? CH3 और प्लस में क्या निकल जाएगा? HCl। देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन वास्तव में होती क्या है।
When benzene react with alkyl halide in the presence of anhydrous Cl3, then we get alkyl benzene. This reaction is called Friedel-Crafts alkylation. ठीक है। अब ये रिएक्शन एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं आपको बताता हूँ। ये CH3Cl है, यहाँ पर CH3 पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस, Cl पे क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर देखो जो CH3 है वो बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, और CH3 है का नेचर में इलेक्ट्रोफाइल। When hydrogen of benzene substituted by any electrophile, then these type of reactions are called electrophilic substitution reactions. अगर कभी बेंजीन का हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो क्या है, AlCl3। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम AlCl3। ठीक है। इसके पास में जिस हमारा रिएक्टेंट क्या था, CH3Cl। इसको अपने आयन से ब्रेक कर लेंगे हम। Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव, CH3 पे क्या आएगा, प्लस। ये जो नेगेटिव वाला Cl है वो AlCl3 से मिलके क्या बना देगा, AlCl4। अब भाई अगर ये नेगेटिव इसके पास जा रहा है तो पूरे कंपाउंड को नेगेटिव कर देगा ये, तो यानी कि पूरे कंपाउंड में क्या लगा देंगे, नेगेटिव। प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 प्लस। तो जो CH3 प्लस है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि बन चुका है। अब मैं बात करूँगा स्टेप सेकेंड की। तो स्टेप सेकेंड में क्या होता है, वास्तव में पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब सेकेंड स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। इसमें क्या होता है, बेंजीन लिखते हैं सबसे पहले हम, बेंजीन। ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला वास्तव में होता है C6H6, ये तो हम जानते होंगे, पर अभी मैं इसको रिंग में बना रहा हूँ। ये जो बॉन्ड हमारे बन गए, और 3 अल्टरनेट बॉन्ड, अगर कभी 6 कार्बन के रिंग में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए जाएँ तो उसे बेंजीन कहते हैं। ये बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो हम एक हाइड्रोजन को बाहर करेंगे यहाँ पर, और हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस बॉन्ड को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो एरो जहाँ पे जाएगा उधर नेगेटिव, और जहाँ से ब्रेक होता है वहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव। अब जो पहले स्टेप में हमारे पास बना था इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस, वो आएगा यहाँ पर। CH3 प्लस को हम अटैक करवाएंगे। जो प्लस वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव के पास, तो यहाँ अटैक कर जाएगा ये। और आगे क्या बनेगा हमारे पास, जो बेंजीन के 3 बॉन्ड थे उसमें से एक बॉन्ड हट गया, अब केवल 2 बॉन्ड बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये और ये। यहाँ का जो बॉन्ड था वो नहीं बचा, हमने एक H को बाहर किया था, उसको यहाँ लिखेंगे, और इधर हम क्या लगा देंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था CH3 लग गया। और यहाँ पर ये जो प्लस था उसको हम ऐसे प्लस लिख देंगे, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि अभी ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एरेनियम आयन। अब हम बात करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड इसमें होता है रिमूवल ऑफ H प्लस। रिमूवल ऑफ H प्लस, यानी कि H प्लस कैसे बाहर निकला होगा, इसको देख लें हम। ये जो बना था हमारे पास स्टेप सेकेंड में एरेनियम आयन, इसको हम दोबारा नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये लिख गया। अब जैसे जो लिखा था बिल्कुल वैसे नोट कर देना, इधर CH3 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। ठीक है। अब पहले स्टेप में हमने देखो एक बनाया था AlCl4 माइनस। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो जैसे लिए जाते हैं वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, बस वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो हम दोबारा लिखेंगे AlCl4 माइनस को। ठीक है, AlCl4 माइनस। अब देखो जो H है हमारा, ये वाला, ये H क्या करेगा, यहाँ से अपना एक Cl लेकर के क्या बना देगा आगे, इधर बन जाएगा हमारे पास HCl। अगर यहाँ से Cl बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बचेगा, AlCl3, यानी कि जो कैटलिस्ट जैसे लिया गया था वो वैसे ही बाहर निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो यहाँ पे ब्रेक होगा, तो जो बॉन्ड हमारा खत्म हो चुका था पहले वो फिर से बन जाएगा, यानी कि जो बेंजीन अधूरी हो चुकी थी वो फिर से क्या हो रही, कंप्लीट हो जाएगी। ये बॉन्ड हमारे बन गए, और ऊपर क्या लग जाएगा, CH3। ठीक है। जिस कंपाउंड को एल्काइल बेंजीन को, टॉलुएंट को हम इतना आसानी से एक स्टेप में बना दे रहे हैं, वो वास्तव में इतने 3 स्टेप को फेस करने के बाद बनेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एल्काइल बेंजीन। ये जो मैकेनिज्म थी ये किसकी थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। ये क्या है हमारा, एल्काइल बेंजीन। ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए कि स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। स्टेप थर्ड में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H प्लस। नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बेंजीन से एक H बाहर निकलेगा और वो इस Cl को लेकर क्या बना देगा, HCl। इसको आप यहाँ लिख दें और प्लस में ये जो CH3 था वो ऊपर लग जाएगा, ये CH3CO ऊपर लग जाएगा। ये भी एक रिएक्शन क्या है हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इससे हमारा जो COCH3 होता है इस पर प्लस चार्ज ही होता है, ठीक है। ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, एसिल बेंजीन, ठीक है। अब हमें इसकी क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। इन दोनों के मैकेनिज्म में कोई खास डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम ही रहती हैं लगभग, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपको 11वीं क्लास में भी काम आएंगी। तो पहले हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, देखिए स्टेप फर्स्ट सबसे पहले वही जो पुराना स्टेप है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले स्टेप में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम पहले यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारा क्या था, AlCl3, इसको लिख लो AlCl3। अब प्लस में हमारे पास क्या है, CH3COCl। अगर हम बात करें इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमें फिर से, तो यहाँ पर Cl की तरफ ही ब्रेक होगा, तो Cl पे नेगेटिव, बाकी सब पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो फिर से यहाँ जुड़ेगा और क्या बना देगा, जैसे कि पहले वाली रिएक्शन में बना था AlCl4 माइनस, प्लस में बन जाएगा हमारे पास CH3CO प्लस, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टेप सेकेंड क्या आएगा हमारा, स्टेप फर्स्ट तो देख ही लिया हमने, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकेंड में आएगा हमारे पास, स्टेप सेकेंड पिछली बार भी हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, यहाँ भी क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। तो स्टेप सेकेंड में रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, ठीक है, एरेनियम आयन, ठीक। इसमें क्या करेंगे, फिर बेंजीन को लाएंगे हम, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। वहाँ पर हमने रिंग यूज़ किया है, पर यहाँ पर हम बॉन्ड यूज़ करेंगे ताकि हमको और ज़्यादा समझ आए। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, एक H को इसका बाहर कर लो, ठीक है। और इस बॉन्ड को हम यहीं ब्रेक करेंगे फिर से, तो इस जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा एरो जिधर ब्रेक होता है नेगेटिव, जहाँ से ब्रेक होता है वहाँ पर पॉजिटिव आता है। अब जो पहले स्टेप में हमने बनाया था इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा था CH3CO प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस माइनस वाले पार्ट के पास इधर, और बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, ये बेंजीन है, ठीक है। इसका एक बॉन्ड खत्म हो चुका है, यानी कि अब ये बेंजीन नहीं रही। यहाँ का हाइड्रोजन जो हमने बाहर निकाला था वो लिखते हैं, इधर क्या लग जाएगा, COCH3, ठीक है। और जो प्लस लगा हुआ था इस जगह पर वो प्लस लगा देंगे, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एरेनियम आयन, ठीक है। दोबारा आगे, अब स्टेप थर्ड आएगा। स्टेप थर्ड हमने पहले से पता है क्या होता है, स्टेप थर्ड रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या होगा, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। जो स्टेप सेकेंड में हमारा एरेनियम आयन बना था इसको दोबारा नीचे लिखेंगे, इधर ये बेंजीन है, सॉरी बेंजीन नहीं, एरेनियम आयन है, H यहाँ पे लिखेंगे COCH3, इधर प्लस। अब हम क्या करेंगे, जो पहले स्टेप में हमारा कैटलिस्ट बचा हुआ था, सॉरी बना हुआ था AlCl4 माइनस, उसको लाएंगे दोबारा AlCl4 माइनस। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला H क्या करेगा, एक Cl को लेकर अपने क्या बना देगा, इधर लिखते हैं HCl। और यहाँ का ये जो हमारा, अगर जैसे ही इस वाले कंपाउंड से एक Cl बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, AlCl3, तो उसको यहाँ लिख देंगे हम। अब बचा के हमारे पास ये जो बॉन्ड इसका फ्री हुआ हाइड्रोजन का वो यहाँ ब्रेक होगा और ये फिर से बेंजीन कंप्लीट हो जाएगी। और ऊपर क्या लगा देंगे हम, COCH3, ठीक है, COCH3। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, एसिल बेंजीन। जिस एसिल बेंजीन को हम नॉर्मली एक ही स्टेप में आसानी से बना देते हैं, वो वास्तव में मैकेनिज्म के बाद कुछ 3 स्टेप में कंप्लीट होती है और ऐसे बनती है। ये हमारी मैकेनिज्म पूरी हुई फ्लूइड एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, जो कि आपको 11th और 12th दोनों क्लासेस में काम आएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा आगे, उसमें आएगा मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रीफिकेशन। ये लगभग आई हुई मैकेनिज्म है 12th क्लास में। मेरे हिसाब से हर बोर्ड में ही आती है, पर CBSE ISC में कुछ ज़्यादा आती है। मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रीफिकेशन, यानी कि स्टर कैसे बनता है और उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रीफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टर बनता कैसे है। स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम, स्ट्रीफिकेशन, ठीक। स्ट्रीफिकेशन में होता क्या है, जब कभी हम किसी
एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे RCOOH की रिएक्शन अल्कोहल से कर दें, किससे कर दें, अल्कोहल से, यानी कि ROH से कर दें, तो ऐसी रिएक्शन में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। कंसनट्रेट H2SO4 का काम आप जानते होंगे शायद, वाटर को रिमूव करने के लिए मेनली हम लोग कंसनट्रेट H2SO4 का यूज़ करते हैं। वैसे दो तीन रिएजेंट और होते हैं जैसे कि H3PO4, HF, इनका यूज़ भी वाटर को रिलीज करने के लिए किया जाता है। लेकिन कभी कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल से हमें वाटर को बाहर निकालना हो तो उस वक्त हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यानी कि P2O5 को भी यूज कर सकते हैं। पर मेनली इस रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ का हमारा H है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H आपस में मिलकर क्या बना देगा, H2O, यानी कि यहाँ से वाटर रिलीज होगा और बचेगा हमारे पास इधर RCOOR, ये वाला R फिर CO, फिर ये वाला O, फिर ये वाला R। RCOOR जो बना इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ईस्टर। When carboxylic acid react with alcohol in the presence of concentrate sulfuric acid यानी कि concentrate H2SO4, then we get ester. This reaction is called esterification। अब हम